Hello बच्चों, my name is Avnish Mishra and you are watching Mathmatry. Today I am going to teach you mechanical properties of fluid. आज mechanical properties of fluid का 5th लेक्चर है. इसके 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा है सरफेस टेंशन और तीसरा है हाइड्रोडायनामिक्स. तो हाइड्रोस्टैटिक को कंप्लीट करने के लिए 4 लेक्चर लगे. उन चारों लेक्चर को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया हुआ है. आप लोग जाइए उसको देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट में जरूर पूछिए. आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 5th लेक्चर है और सरफेस टेंशन का 1st लेक्चर है. मतलब एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है हाइड्रोस्टैटिक, लिक्विड इज एट रेस्ट. अब लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे. ये उसका सरफेस टेंशन है, लेक्चर 1 है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 5 है. ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए. आपको कोई भी डाउट होता है तो फिर कमेंट करिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेक्चर 5 और सरफेस टेंशन का 1st लेक्चर. ओके, मैं यहाँ पे अभी 2 सेंटेंस लिखने वाला हूँ. हम लोग पूरा आज का लेक्चर उसी 2 सेंटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और लगभग सरफेस टेंशन का 50% पार्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, तो क्या है वो सेंटेंस? Liquid minimizes its surface area and behaves as an elastic or stretch membrane अंडर टेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. क्या लिखा मैंने? लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन. आइए देखते हैं. सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझते क्या है. लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया. व्हाट इट इज मीन? सपोज कर लीजिए एक रेन ड्रॉप है. ओके, ये मेरा रेन ड्रॉप है. कौन से शेप का होता है रेन ड्रॉप? स्फेरिकल शेप का होता है. ये जो रेन ड्रॉप है, ये मेरा रेन ड्रॉप कौन से शेप का है? स्फेरिकल शेप का है. नाउ क्यों स्फेरिकल शेप का है? क्यों नहीं कोन शेप का हुआ? क्यों नहीं रेक्टेंगुलर शेप का हुआ? क्यों नहीं ट्रायंगुलर शेप का हो गया? क्यों नहीं दूसरे शेप का हो गया? सिलेंड्रिकल क्यों नहीं हो गया? दूसरा शेप क्यों नहीं लिया? क्यूब क्यों नहीं हो गया? है ना, ये भी तो क्वेश्चन होता है. क्यों ये स्फेरिकल शेप में हुआ? तो इसका आंसर है क्यों स्फेरिकल है, क्योंकि लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया. ये हर डायरेक्शन से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है. हर डायरेक्शन से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर जगह से क्या कर रहा है? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है. और अगर आप ज्योमेट्रिकल शेप में देखेंगे, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसमें से सबसे छोटा एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है. कितना होता है? 4πr3, है ना. सबसे छोटा स्फीयर का होता है. इसलिए ये जो लिक्विड का जो रेन ड्रॉप है, ये जो लिक्विड होता है, ये अपने आप को हर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है और कॉन्ट्रैक्ट करते करते ये स्फेरिकल शेप में आ जाता है. क्यों स्फेरिकल शेप में आता है? क्योंकि इसका मिनिमम सरफेस एरिया है. डेफिनेशन तो अपना यही होता है, लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया. अपने एरिया को ये कम करना चाहता है, मिनिमाइज करता है, हर डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है. और ये कॉन्ट्रैक्ट करते करते स्फेरिकल शेप में ले लेता है. और हर जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, सबसे छोटा स्फेरिकल शेप का एरिया होता है. सो अंडरस्टूड, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया. और दूसरा, एंड इट इज बिहेव एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन. नाउ आप इमेजिन करो दिस इज लाइक अ बलून. इसको एक बलून एज्यूम करो. सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बलून है. ओके, ये बलून है और ये बलून कुछ इस तरीके का है. आपको लग रहा है ये कैसे बलून? जो बलून जब होता है स्लैक कंडीशन में, स्लैक यानी लूज, जब लूज कंडीशन में होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, उसको स्लैक बोला जाता है. लूज कंडीशन में होता है तो बलून मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है. जैसे ही आप इसमें हवा भर दोगे, देखो इसके मेम्ब्रेन में ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन. इसके मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? टेंशन क्रिएट हो जाता है. इसके मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? टेंशन क्रिएट होता है. देखो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बलून के मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर क्या गया? टेंशन क्रिएट हो गया. तो
एंड बिहेव एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। अब इसी बलून पे ये रेन ड्रॉप अज्यूम करो, क्या होगा, इसके मेम्ब्रेन में ये जो परत होती है ना, ऊपर की जो फिल्म होती है उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है या फिर परत बोला जाता है। ये कैसा हो जाता है, इसमें क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। एंड बिहेव एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। अच्छा, अब इसको अज्यूम करिए कि इस बलून को मैंने हवा निकाल दिया, इस बलून में से मैंने हवा निकाल दिया। अब ये बलून, ये जो पहले स्लैग था, इसमें हवा भरने के बाद क्या हो गया, अब ये टॉट हो गया। ओके, अब ये टॉट हो गया मतलब टाइट हो गया। तो अब ये बलून में से जैसे मैं हवा निकालूंगा, ये क्या हो जाएगा, स्लैग कंडीशन में आ जाएगा। इमेजिन करिए, जैसे ही मैं इसमें से हवा निकालूंगा, ये क्या करेगा, अपने स्लैग वाली पोजीशन में आ जाएगा। नाउ ये कैसे आएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये बलून था मेरा, इनिशियली ऐसे स्लैग पोजीशन में था। ओके, जैसे ही मैंने इसमें हवा भर दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो गया। इसके जो मेम्ब्रेन थे, ये क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, एक्सपेंशन आ गया। ये जैसे एक्सपेंशन आ गया, और जैसे ही मैं इसमें से हवा निकालूंगा, ये इस तरीके से वापस आएंगे, ना कि इस तरीके से। ये वाली जो पोजीशन है वो है रेडियल पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है वो टेंजेंशियल पोजीशन। हमें लगता तो है कि बलून मेरा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमारा बलून जो है इस तरीके से आता है। ये अपना बलून जो है इस तरीके से आता है। तो बलून के जो ये मेम्ब्रेन है, ये वापस अपनी पोजीशन में जाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये मेम्ब्रेन जो यहाँ पे जो सरफेस पे जो टेंशन है ना, बिहेव एज एन इलास्टिक और स्ट्रेट मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। ये मेम्ब्रेन में हवा भरने के बाद क्या आ गया था, टेंशन आ गया था। तो अब इस बलून की जगह आप इसको रेन ड्रॉप को अज्यूम करो। इसके जो ये ऊपर जो फिल्म है, ये परत जो है, इसके अंदर क्या है, टेंशन है। इसके जो सरफेस पे क्या है, टेंशन है। और जैसे ये टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल। अब मैंने बताया ना, हाथ को ये ऐसे नहीं जाएगा, ये रेडियल पोजीशन है और ये टेंजेंशियल पोजीशन है। तो जो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन होता है, जो सरफेस पे मेरी जो टेंशन है, जो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल में टेंशन है, ये टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंशियल। ये पंच लाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंच लाइन करके, द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ओके, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या बताया। लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। ये जो लिक्विड होता है ना, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, एकदम मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का ट्राई करता है। लिक्विड टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, और ये अपने एरिया को कम करते 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 स्फेरिकल शेप में ले लेता है। क्यों स्फेरिकल शेप में ले लेता है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ज्योमेट्री में जितने भी शेप होते हैं, उनमें सबसे छोटा एरिया होता है स्फीयर का, इसलिए ये रेन ड्रॉप मेरा स्फेरिकल शेप में होता है। एंड इट इज बिहेव एज एन इलास्टिक और स्ट्रेट मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये बलून जो है मेरा स्लैग कंडीशन में था, इसको जैसे मैंने हवा भर दिया, इसमें ये टॉट कंडीशन में आ गया। जैसे ये टॉट कंडीशन में आया, इसके जो मेम्ब्रेन थे, ये मेम्ब्रेन में क्या आ गया, टेंशन क्रिएट हो गया। अब इसी बलून की जगह ये रेन ड्रॉप को अज्यूम करिए, ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल, इनके अंदर क्या आ जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, टेंशन हो जाता है। अब जैसे आप इसमें हवा निकालेंगे, आप जैसे ये बलून में से हवा निकालेंगे, तो ये बलून कैसे जाएगा, अपने स्लैग वाली पोजीशन में जाने को ट्राई करेगा। ये बलून अपने स्लैग वाली पोजीशन में जाने को ट्राई करेगा। तो ये अपनी पोजीशन में जाने के लिए कैसे जाएगा, रेडियल ना जाके ये टेंजेंशियल जाएगा, है ना। ये रेडियल ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे कैसे जाएगा, टेंजेंशियल। तो ऐसे ही जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, इनमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, और ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऐसे जाते हैं, ना कि ऐसे, है ना। अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे जाते हैं, ना कि ऐसे। ओके, तो सरफेस टेंशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ये आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना है। ओके, तो बस ये आपका मैंने जो डेफिनेशन लिखवाया है सरफेस टेंशन का, ये आप लिख लीजिए, और ये एग्जांपल के तौर पे ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। फिर आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन और एग्जांपल है, आइए उसको समझते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट मारने का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2। अगर मैं इसको और थोड़ा एग्जांपल दो, अगर आपको डेली लाइफ से आपको एक एग्जांपल दो। एग्जांपल नंबर 1, वेट हेयर, गीले बाल। वेट हेयर, गीले बाल। देखा आपने कभी, जब आपके बाल सूखे होते हैं तो ऐसे खुले खुले होते हैं, और जैसे ही आप नहा के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके बाल जो है ना गीले होते हैं और वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। कभी आपने
रियलाइज किया हुआ, जो सूखे बाल रहते हैं ऐसे खुले होते हैं, फिर जैसे ही आप नहा लेते हैं वो बाल क्या हो जाते हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम मिनिमम पोजीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बाल क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और जैसे ही आपके बाल गीले होते हैं उनमें जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया में आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, एक बाल दूसरे बाल को चिपकने लगता है। और क्या होता है, क्यों चिपक रहा है, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है और मिनिमम सरफेस एरिया में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ wet hair. This is the example for surface tension. To understand wet hair, liquid minimizes its surface area. ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये दोनों, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए ये बहुत काम आएंगे। अगर मैं और आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि स्पाइडर कैन वॉक ऑन द वाटर सरफेस, स्पाइडर कैन वॉक ऑन वाटर सरफेस, और एक दिया हुआ इसी में ग्रीस्ड निडल। ग्रीस्ड निडल क्या होता है, मैं बताता हूं मैं। ग्रीस्ड निडल कैन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ही समझिए, जैसे ग्रीस्ड निडल एक ऐसे होती है ना, आप पेन को ऐसे डालिए या फिर पेन को ऐसे सुला के डालिए निडल को, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रीस्ड हो जाएगा। इसको ऐसे पोजीशन में डाल तो ग्रीस्ड, सुला के मतलब। ओके, तो स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्रीस निडल कैन फ्लोट ऑन द वाटर। ये कैसे होता है, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ। सपोज कर लीजिए एक मेरा ये वाटर टैंक है, ओके, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, ऐसे ऐसे पानी भरा है, ये पूरा पानी से फुल है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे सरफेस पे, हाँ एकदम ऊपर वाले सरफेस पे ये मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अगर मैं इनको बाहर करूं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे मैं बाहर करूं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई दिखेगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेंगे, है ना, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल, है ना, मैंने बताया था इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे टेंजेंशियल रहेगा। दूसरी पेन से दिखाता हूं मैं, इनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल, टी, है ना। ये सरफेस के वाटर है, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, है ना। लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। ये जो ऊपर का जो सरफेस है वो हमेशा टेंशन में रहेगा, तो टेंशन में रहेगा मेम्ब्रेन, और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। तो सपोज कर लीजिए आपने इसके ऊपर अभी क्या कर दिया, ऐसे करके ग्रीस्ड निडल रख दिया। अब ये निडल को आप ऐसे ही समझिए, आपने जैसे ही निडल को यहाँ पे रखा, तो अब ये जो मेम्ब्रेन है ये मेरा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखिए ये मेरा निडल जो है, सॉरी ये जो मेरा वाटर सरफेस है, ये थोड़ा ऐसे नीचे झुक जाएगा। तो अब ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। देखिए जरा इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे टेंजेंशियल, है ना। अब यहाँ पे आपका निडल है, ओके, इसका निडल का वेट कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब अगर मैं इसको, ये मेरा टी है, ये मेरा टी, ये सरफेस टेंशन है, इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, ये रहा, ये वाला टी ये कंपोनेंट में, और ये वाला टी ये कंपोनेंट में। ओके, सो दिस इज मेकिंग थीटा, दिस इज आल्सो मेकिंग थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ऊपर वाला देखो टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ये कितना हो जाएगा, 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ध्यान से देखिए, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए ये मेरा कोई भी एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी के ये ऊपर का वाटर मॉलिक्यूल, जो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल है, अज्यूम करिए ये हमेशा कैसा रहेगा, टेंशन में रहेगा, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टेंजेंशियल। देखो मैंने ऐसा टेंजेंशियल। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया कि निडल रख दिया। अब जैसे मैंने निडल रख दिया, ये जो ऐसे था ये ऐसे हो गया, तो देखिए मैंने इसे, अब ये वाटर मॉलिक्यूल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, और ये मेरा वेट ऑफ दिस निडल, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो ऐसे था इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा। इस साइड वाला जो भी टी था, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देंगे, mg को। जैसे ये mg को बैलेंस करेंगे, टी कॉस थीटा इक्वल टू 2t cos थीटा। तो जो स्पाइडर है उसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन उसको बैलेंस कौन करके रखा है, 2t cos थीटा। इसीलिए स्पाइडर कैन वॉक ऑन द वाटर सरफेस एंड ग्रीस निडल कैन फ्लोट ऑन द सरफेस।
इसीलिए इनका वेट बहुत कम होता है और इनके वेट को बैलेंस करने के लिए 2t cos थीटा इनके वेट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसीलिए ये लोग वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गया होगा। वेट हेयर और स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड ग्रीस नीडल कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, आइए और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और समझ में आ सके। मैं आपको डीसी पांडे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ, मैं वो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये दोनों एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। लिक्विड, ये याद रखिए, लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन और इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। एग्जांपल नंबर 3, आपने कभी देखा होगा कि सपोज कर लीजिए ये मेरा वायर का फ्रेम है, ओके। आप इसको एक साबुन का घोल बनाइए, है ना, साबुन निर्मा जो भी है उसका घोल बनाइए और उससे घोल बनाने के बाद ये फ्रेम को अंदर डालिए। तो अगर आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक क्या हो जाएगी, फिल्म बन जाएगी। आपने कभी जूहू चौपाटी वगैरह पे जाके देखा होगा, जूहू चौपाटी वगैरह पे जाके देखिए, ऐसे उसके अंदर फोम के अंदर ऐसे अपना मशीन डालते हैं और ऐसे फूकते हैं तो ऐसे क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। तो एक उसके अंदर क्या फिल्म क्रिएट हो जाती है, उसी फिल्म से ब्लो करते हैं तो हवा निकलती है। तो वैसे एक मेरा वायर का फ्रेम, इसको मैंने क्या कर दिया, एक उसमें डाल दिया, जिसमें एक साबुन का घोल बना सकते हैं। तो एक फिल्म बन गई इसे, और क्या करिए, धागा इसके ऊपर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर क्या करिए, एक धागा डाल दीजिए, तो धागा जो है ना वो ऐसे रैंडम शेप में ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करिए, आप इसके अंदर ऐसे पिन मार दीजिए, ये धागा का शेप बना है ना, बीच में जो स्पेस है वहां पे पिन मार दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये सर्कुलर शेप ले लेगा। क्यों सर्कुलर शेप लिया, क्योंकि हर डायरेक्शन में इसको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर शेप ले लेगा। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 3, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर शेप ले लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ताकि आपको और समझ में आए। पेंट ब्रश देखा होगा आपने कभी, पेंट ब्रश, सॉरी पेंट ब्रश लिख दिया मैंने, बहुत पेन है आजकल। पेंट ब्रश, है ना। आप देखिए इसको जब पानी में डुबाते हैं तो पहले वो देखिए उसके ब्रशेस जो होते हैं खुले हुए होते हैं, और जैसे ही पानी में डालिए देखिए ऐसे चिपक जाते हैं। क्यों, लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया। बेस्ट एग्जांपल है वेट हेयर और ये पेंट ब्रश, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया, ब्रशेस उसी कैसे होते हैं, खुले होते हैं। जैसे ही आप पानी में डालते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया। ओके, आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू इतना कुछ समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस का मीनिंग। इसके आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर। आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे, लेकिन मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहला डेफिनेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओके। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? अगर मैं फोर्सेस लिखूं तो भी चलेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस दुनिया में सभी चीजें जो है मॉलिक्यूल से बनती हैं। कोई भी मैटर हो वो मॉलिक्यूल से बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। क्या बोला मैंने, इस दुनिया में कोई भी मैटर, जो भी मैटर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। मैं हूँ, चाहे जो भी है, एक पेन ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, ये दीवार ले लीजिए, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला जाता है उसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ओके, उसी मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ये दो तरीके का हो सकता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। क्या होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। जैसे कि जो दो सेम मॉलिक्यूल है और दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो सेम मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो कोहेसिव की कैटेगरी में आता है। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं
तो वो क्या होता है, अडेसिव होता है। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, सॉलिड में ग्रेटर, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए सॉलिड का जो होता है एक डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर, है ना, इसीलिए उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, लेस होता है, और गैसेस में एकदम लीस्ट होता है, गैस में बहुत कम होता है ना, इसलिए इनका कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। पानी को आप किसी भी कंटेनर में डालिए वो शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डालिए बाल्टी की शेप का हो जाएगा, बॉटल में डालिए बॉटल की शेप का हो जाएगा, तो आप जिसमें डालेंगे ये वही शेप ले लेगा। ओके, सॉलिड में ग्रेटर होता है, लिक्विड में लेस होता है, और गैस में सबसे लीस्ट होता है। सो दिस आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए इसका क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। अब यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है अडेसिव फोर्स। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कोहेसिव फोर्स क्या होता है। कोहेसिव फोर्स, अगर दो मॉलिक्यूल जो सेम सब्सटेंस के हो, हाँ, दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो होगा कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। क्या एग्जांपल इसके, एग्जांपल है इसका वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। और क्या एग्जांपल है, मर्क्यूरी देखो, है ना, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल मर्क्यूरी को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये एग्जांपल है कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, सॉरी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, है ना, और भी डेफिनेशन थोड़ा बड़ा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल एट द सेम सब्सटेंस, तो मीनिंग होगा। ओके, दूसरा फोर्स होता है एक अडेसिव फोर्स होता है। क्या होता है अडेसिव फोर्स, एक होता है अडेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट द डिफरेंट सब्सटेंस। मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं डिफरेंट सब्सटेंस। सपोज करिए दो मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए, दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है, अडेसिव फोर्स होता है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, ये जो देखो इंक है, ये मेरा अलग मॉलिक्यूल है और ये बोर्ड पे क्या कर रहा है, स्टिक हो जा रहा है। इंक एंड बोर्ड, देखिए इंक एंड बोर्ड देखो चिपक जा रहे हैं ना, ये इंक जो है अलग मॉलिक्यूल है और ये जो व्हाइट बोर्ड है ये अलग मॉलिक्यूल है, दोनों देखो एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे हैं। और एग्जांपल देखो, अगर देखिए ग्लास एंड वाटर देखो, आप ग्लास में पानी लीजिए और पानी को फिर ग्लास में निकाल दीजिए, देखिए थोड़े थोड़े जो पानी होते हैं ना वो ग्लास को चिपके रहते हैं। Why? Because of the adhesive force. The force of attraction between two molecule at a different substance. वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है और गैस का अपना एक अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों में एक अट्रैक्शन होता है, इसलिए वाटर क्या होता है, ग्लास से चिपक जाता है और इसको एडहेसिव कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, मर्क्यूरी को आप ग्लास में डालिए और उसको फिर पोर करिए, पूरा का पूरा हाथ में आ जाएगा, एक पॉइंट भी ग्लास में नहीं चिपका रहेगा, तो मर्क्यूरी ग्लास को स्टक नहीं करता है। सो इंक एंड बोर्ड, इंक मेरा जो है बोर्ड को चिपक जा रहा है, पानी जो है ग्लास से चिपक जा रहा है। और मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल देता हूं, लिपस्टिक देखो, लिपस्टिक एंड लिप्स, दोनों देखो, लिपस्टिक देखो अलग सब्सटेंस अपने लिप्स पे चिपक जाता है, अपने मतलब लड़कियों के लिप्स पे चिपक जाता है ना, तो लिपस्टिक एंड लिप्स। काजल एंड आई देखो, काजल एंड आई देखो, काजल जो है अपन लगाते हैं आंख में और आंख में चिपक जाता है, क्यों चिपक जाता है, बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। काजल एक अलग मॉलिक्यूल है, अपने आंख में जो अलग मॉलिक्यूल, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो देखो दोनों चिपक जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल एडहेसिव फोर्स को समझने के लिए। So, what is intermolecular force? The force of attraction between two molecules. कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स है, इंटरैक्टिव फोर्स है, तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में सबसे लीस्ट होता है, इसलिए जो ग्रेटर सॉलिड में सबसे ज्यादा ग्रेटर होने की वजह से उसका डेफिनेट शेप होता है। फिर उसके बाद ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है अगर सेम सब्सटेंस के और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल कम इन अ कोहेसिव फोर्स की कैटेगरी में। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दैट? H2H2 पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल को खींचता है, मर्क्यूरी देखो एक दूसरे के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। द सेकंड डेफिनेशन इज एडहेसिव फोर्स।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट अ डिफरेंट सब्सटेंस, है ना, डिफरेंट सब्सटेंस, दो अलग मॉलिक्यूल है और दोनों अलग अलग सब्सटेंस के हैं और दोनों एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करें तो दैट विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ एडहेसिव फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल है, इंक बोर्ड को चिपकता है, पानी देखो ग्लास से चिपक जाता है, लिपस्टिक देखो लिप से चिपक जाती है, काजल देखो आई से चिपक जाता है, बहुत सारी चीजें जो चिपक जाती है। ओके, सो दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। और कुछ एक दो डेफिनेशन है और देखते हैं। आई होप एग्जांपल आपकी बुक में इतना सारा नहीं लिखा होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लिख भी लीजिए, ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा, इतना सारा एग्जांपल नहीं दिया रहता है। अच्छा, और थोड़ा इसको जरा डिटेल में देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए केस 1 अगर मैं लूं, केस 1 व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव इज ग्रेटर देन एडहेसिव, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल एट द सेम सब्सटेंस इज कोहेसिव, और वहां पे जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसमें अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगा, मतलब वो अपने मॉलिक्यूल की तरफ खींचेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कुछ इस तरीके का मेनिस्कस बनता है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। देखो ऐसे है ना, इसकी जो वाटर एक्चुअली मेनिस्कस बनना कैसा चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, है ना, लेकिन इसके मॉलिक्यूल ने यहाँ पे नहीं, ग्लास से ना चिपक के अपने यहाँ पे सब आना ट्राई करते थे, अपने यहाँ पे सब अपनी बिरादरी के पास आना था, और इसलिए ये मेनिस्कस जो ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सब कहाँ पे आ गए? अपने बिरादरी के पास आ गए। केस 2 व्हेन कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। अगर सपोज करिए एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब चिपकने वाला है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को चिपक रहा है, मतलब वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ये मर्क्यूरी ग्लास था, ग्लास एंड मर्क्यूरी, तो ये वाला मेनिस्कस बनेगा। सपोज कर लीजिए कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, तो इसका मेनिस्कस कैसा बनेगा? इसका मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए इसका मेनिस्कस कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये ग्लास की तरफ चिपक रहे हैं, कहाँ पे चिपक रहे हैं? देखिए ये ग्लास की तरफ चिपक रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मेनिस्कस बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो इसको जरूर लिखिएगा। When cohesive force is greater than adhesive force, मतलब कोहेसिव ज्यादा है, मतलब वाटर जितने भी मॉलिक्यूल है अपनी बिरादरी के पास रहना चाहिए। जैसे मर्क्यूरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, देखो यहाँ पे चिपकने का ट्राई कर रहा है, तो ये ऐसा मेनिस्कस बनेगा। और when cohesive force is less than adhesive force, तो ऐसा मेनिस्कस बनेगा भाई। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद कैसे किया जाए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद कैसे किया जाए। तो मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ क्योंकि आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको मराठी आती होगी। देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन तो दोनों में कॉमन है, इसको हटाइए, ये वाला पढ़िए, के यानी खाली, है ना, कॉनकेव यानी खाली। तो मराठी में खाली का मीनिंग होता है नीचे, मराठी में खाली का मीनिंग क्या होता है? नीचे। तो ये देखिए ये नीचे वाला है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव। और यहाँ पे देखिए वी है तो ये क्या होगा? वर्ती। ये क्या हो जाएगा? वर्ती। और मराठी में वर्ती का मीनिंग होता है ऊपर, तो ये देखिए ये ऊपर बन जाएगा ऐसे। तो ये ट्रिक से मैं ऐसे याद रखता हूँ, मेरे प्रोफेसर ने बताया था व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो ये मुझे ऐसे याद रखने के तरीके बताए थे। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है तो आप ऐसे याद रखिए, कॉनकेव केव, ये कौन कौन हटा दीजिए सामने का, केव कौन से आ रहा है मतलब खाली, खाली मतलब मराठी में होता है नीचे, तो ये मेरा सरफेस बने नीचे की तरफ। अब ये होता है कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स, क्या आ गया? वर्ती। वर्ती का मीनिंग होता है मराठी में ऊपर, तो ये मेरा सरफेस बनेगा ऊपर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। So this is intermolecular force, cohesive force, adhesive force. These are the example of adhesive force, and this is how to remember cohesive force and adhesive force. और this is a shortcut. आप पूरा कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने में, ये सरफेस टेंशन समझने में आपको हेल्प होगी। आई होप अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम देता हूँ आपको, ठीक, 1 2 3। ओके, कुछ और टर्म्स एंड डेफिनेशन है, आइए पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। 1 मार्क होता है डायग्राम बनाने और 3 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्क्राइब करना। तो 4 मार्क के लिए एकदम नल्ला थ्योरी है, आराम से समझ में आ जाएगा।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ओके। तो इसके करीब में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके रेंज में जितने भी फोर्स हैं, मैंने क्या बताया था, कोहेसिव फोर्स। सपोज कर लीजिए ये एक मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, सेंटर में थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ इसको, ओके। ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके बगल में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे क्या करेगा, ये सबको अट्रैक्ट करेगा, ये सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने रेंज तक अट्रैक्ट करेगा, अप टू 10⁻⁹ मीटर तक, अप टू 10⁻⁹ मीटर तक ये अट्रैक्ट करता रहेगा। इसी को बोला जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। थर्ड है, अच्छा मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं, रेंज अप टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। सपोज कर लीजिए ये जितने भी मॉलिक्यूल है सब 10⁻⁹ मीटर के दायरे में। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं, आप इसके बाहर है, आप इसके रडार के बाहर है, आप जाइए, आप फ्री है, आप मुझसे तो फ्री है, दूसरे की तरफ से आप अट्रैक्ट हो रहे होंगे उसका गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ से आप फ्री है, ओके। तो ये रेंज जो है 10⁻⁹ मीटर, बहुत छोटा रेंज और उतने में ये अट्रैक्ट करता रहता है। सो दिस इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज अप टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव। और एक डेफिनेशन दिया हुआ आपके बुक में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ना व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसी से मिलता जुलता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, ओके। ये एक मेरा वाटर मॉलिक्यूल, और ये अपने क्या करेगा, एक रेंज बना लेगा कि इतने के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल के द्वारा इन लोगों के ऊपर एक कोहेसिव फोर्स लगाया जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है, बीच वाला मॉलिक्यूल, ये अपना एक, जैसे बोलते हैं, ऑरा क्रिएट हो जाता। जैसे सपोज कर लीजिए आपके एरिया में सलमान खान आ गया, तो अगल बगल की पब्लिक उसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। हालांकि वो किसी को बुला नहीं रहा है, लेकिन उसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एरिया तक, उतने के एरिया में जितने लोग होंगे सब उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो वैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, जितने भी एक अपना एक स्फीयर बना लेगा, ये इन्फ्लुएंस जहाँ तक उसका और है उतने तक, और वहां तक इसका जो फोर्स रहेगा इफेक्टिव रहेगा। कहाँ तक इफेक्टिव रहेगा, अप टू 10⁻⁹ मीटर तक। सो दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ओके। मोस्टली दोनों सेम ही है, ओके। देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो डेफिनेशन और है, वो उनको जब मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तब उसमें हम देखेंगे कि वो दोनों चीजें क्या है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ना आइए समझते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर थियरी, द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, ओके। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक बीकर लेता हूँ, ओके, और इस बीकर को मैंने क्या कर दिया, पानी से भर दिया। इस बीकर को मैंने क्या कर दिया, पानी से भर दिया, ओके। इस बीकर को मैंने पानी से ऐसे भरा हुआ है, ओके। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने एक फिल्म बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे देखिए एक फिल्म बनाई हुई है, इसको बोला जाता है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, देखिए जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना, आप कभी भी उसमें पानी देखिए, एक ऐसी लेयर बनी होती है, जहाँ पे पानी एंड होता है, जहाँ पे पानी एंड होता है वहाँ पे देखिए एक ऐसी पतली सी लेयर बनी होती है, उसी लेयर को बोला जाता है सरफेस फिल्म, है ना। देखिए कोई भी जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है उसमें देखिए आप पानी की पतली सी एकदम लेयर बनी रहेगी, उसी लेयर को, उसी फिल्म को बोला जाता है सरफेस फिल्म। और उसी के पार्ट का ऊपर वाला पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में होता है, इसको बोला जाता है फ्री सरफेस, ओके। उसी के ऊपर वाला पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में होता है उसी को बोला जाता है फ्री सरफेस, है ना। जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है उसके ऊपर एक फिल्म बनी होती है, ऊपर आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा, फिर उसमें देखिए एक फिल्म बन जाएगी, उसी फिल्म को बोलेंगे सरफेस फिल्म। और उसके ऊपर वाला पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में है उसको बोला जाता है फ्री सरफेस, ओके। तो हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर थ्योरी,
सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन, या फिर सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऐसे सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे और उन 3 मॉलिक्यूल के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है मॉलिक्यूल मेरा ए, सबसे पहला है मेरा मॉलिक्यूल ए। ओके, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, देखिए है ना, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, अच्छा, इस मॉलिक्यूल ए पे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल मैंने ए लिया हुआ है, इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो हर डायरेक्शन में लग रहा है। देखो हर डायरेक्शन में लग रहा है, देखो यहाँ पे भी लग रहा है, अपवर्ड भी लग रहा है, डाउनवर्ड भी लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, हर डायरेक्शन में। देखो इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं ना, देखो ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से, ऊपर से, यहाँ से, दाएं बाएं कोने से, हर जगह से क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 होगा एट मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए देखिए ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, इस साइड, तो सब फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सब फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो एकदम कंप्लीटली अंदर है, completely immersed inside the liquid, this is the sphere of influence, and the intermolecular force or attractive force are from all the direction and they will cancel out each other. तो net force on a molecule A is 0, वो कहीं पे भी नहीं रहेगा, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, है ना। मॉलिक्यूल देखो ए, देखो ऊपर से फोर्स लग रहा है तो नीचे वाला कैंसिल कर दे रहा है, नीचे लग रहा है तो ऊपर वाला, एक सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला 0 है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है ना। जैसे कि आपको कोई टेंशन देने वाला नहीं है, ये चल जा बाहर खेल, चल जा वर्कआउट कर, कुछ भी कर, अगर आपको कोई टेंशन देने वाला नहीं है तो आप क्या रहेंगे, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेंगे। आप क्या रहेंगे, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहता है। ओके, अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ, सपोज कर लीजिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी लेट से -10 जूल, लेट से इसकी एनर्जी है, मॉलिक्यूल ए की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल। अच्छा, वाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा फोर्स लिया हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स लिया हुआ है ना। यहाँ पे मैंने, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्टिव फोर्स फिजिक्स में कभी भी नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो ये मॉलिक्यूल ए है मेरा, ऊपर हर डायरेक्शन में इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, लेकिन एक सब फोर्स एक दूसरे को कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला क्या हो जाएगा, 0, एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एकदम आराम फरमा रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी लेट से एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी -10 जूल। लेट से एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने, मॉलिक्यूल बी, ये सरफेस फिल्म में लिया हुआ है हमने, देखो। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा, यहाँ डाउनवर्ड भी रहेगा, ये डायरेक्शन में भी रहेगा, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा इस साइड। यहाँ पे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे ऊपर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अडेसिव फोर्स है, अडेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल कंपैरेटिवली कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे अडेसिव फोर्स है, यहाँ पे क्या लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल बी, दिस इज मॉलिक्यूल बी, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है मेरा, नेट फोर्स ऑन बी इज डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड, देखिए यहाँ पे देखिए फोर्स यहाँ पे जो है एकदम मैक्सिमम, ऊपर थोड़ा सा है, तो ऊपर जो है जो कोहेसिव फोर्स है ऊपर थोड़ा कम है, और नीचे क्या है, ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम है और यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये -1 करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। तो इस मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल बी पे लगने वाला जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फोर्स के ऊपर ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल बी नीचे जा नहीं पा रहा है, मॉलिक्यूल बी नीचे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल भरे पड़े जो उसको अंदर नीचे आने नहीं दे रहे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये नीचे आना तो चाहता है लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल बी अंडर टेंशन, है ना। ये मॉलिक्यूल जो है मेरा टेंशन में रहेगा, आपको कोई काम करना है लेकिन आपको काम कर नहीं पा रहे, क्या रहेंगे आप, टेंशन में ही रहेंगे ना। तो ऐसे ही नीचे आना तो चाहता है, देखो नीचे जो नेट फोर्स इसका डाउनवर्ड है, लेकिन ये बेचारा नीचे आ नहीं पा रहा है, नीचे जगह नहीं है। अगर नीचे जगह नहीं तो ये क्या रहेगा, अंडर टेंशन। लेट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अज्यूम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी -7 जूल। ओके, अगर आप देखिए, अच्छा नेचर में कोई भी चीज कोई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है, सब लोग एकदम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल ए कौन सी कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एकदम बैलेंस बैठा हुआ, अनलेस अंटिल इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग रहा हो, इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा तो ये यहीं पे बैठा रहेगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, -10 जूल। यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना, -7 जूल। क्या ये -7 -10 बनने का कोशिश करेगा,
ये बड़ा है, यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये -7 -10 जूल बनने का कोशिश करेगा। क्यों? एवरीवन इन नेचर ट्राई टू बी एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एनर्जी बनने का कोशिश तो कर रहा है, -7 -10 बनने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बेचारा नीचे आ नहीं सकता क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, नीचे जगह ही नहीं है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स ये हमेशा क्या रहेगा? टेंशन में रहेगा। आइए तीसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, सी, जो मैंने यहां पे लिया हुआ फ्री सरफेस पे। मॉलिक्यूल सी मैंने कहां पे लिया हुआ? फ्री सरफेस। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है, यहां पे देखिए मॉलिक्यूल सी पे, एट मॉलिक्यूल सी, यहां पे तो दिस माइनस दिस था ना, देखिए थोड़ा सा ऊपर भी लग रहा था और मैक्सिमम नीचे लग रहा था, तो नेट फोर्स मेरा डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा फोर्स देखिए यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ खींच रहा है। एट मॉलिक्यूल सी कहां पे खींच रहा है? देखो सारी के सारी जो फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हिम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हिम इज डाउनवर्ड। देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हिम इज डाउनवर्ड। देखो सारी फोर्स इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये बेचारा नीचे आना तो चाहता है, फोर्स जो है इसको नीचे की तरफ लग रहा है, ये आना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल क्या है? भरे पड़े। तो ये नीचे आना तो चाहता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो भरे पड़े इसको आने नहीं दे रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इससे भी ज्यादा टेंशन में रहेगा, है ना? इसको मार्क्स लाना है 70 मार्क्स, इसके पेरेंट्स ने बोला है कि तुम 70 मार्क्स लेके आओ, लेकिन ये 70 मार्क्स जितनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो ये टेंशन में रहेगा। इसके पेरेंट्स ने इसको बोला है तुम 95 मार्क्स लेके आओ, ये 95 क्या, जितना कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, तो ये तो और ज्यादा टेंशन में रहेगा, ये और भी ज्यादा टेंशन में रहेगा। ये नीचे आना तो चाहता है, लेकिन ये आ नहीं पाएगा, तो ये और ज्यादा टेंशन में रहेगा। सो कैन आई से दैट द टेंशन इज मैक्सिमम एट अ सरफेस, सरफेस टेंशन फोर्स इज मैक्सिमम एट द सरफेस। देखिए नीचे एकदम कम था, या फिर नीचे डाउनवर्ड फोर्स 0 था, अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे सरफेस टेंशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये, अच्छा इसको अज्यूम कर लीजिए पॉइंट सी का पोटेंशियल एनर्जी जो है -5 जूल है, -5 जूल है सी का। ओके अच्छा, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल ये -5 -10 बनने का कोशिश करेगा? ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि नेचर में सब लोग किस में रहना चाहते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो ये -5 -10 बनने का कोशिश करेगा। मतलब ये नीचे आना तो चाहता है, लेकिन ये नीचे आ नहीं पा रहा है। देखो ये मॉलिक्यूल नीचे आना तो चाहता है, लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा है। तो अपना डेफिनेशन देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। देखो ये नीचे आना तो चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। ये अपने एरिया को देखो, ये नीचे आना चाहता है, एरिया कम करना चाहता है, लेकिन कम कर नहीं पा रहा है। अगर ये कम नहीं कर पा रहा है तो ये मेम्ब्रेन कैसा रहेगा? टेंशन में रहेगा। जैसे मेरा बलून में था, बलून में जैसे आप हवा भर देते हो उसके मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है? टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ये मेम्ब्रेन जो है ये सरफेस फिल्म के अंदर क्या रहेगा? हमेशा टेंशन में रहेगा। ये सरफेस जो फ्री सरफेस और सरफेस फिल्म, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहेंगे हमेशा टेंशन में रहेंगे और नीचे आना चाहते हैं। ये नीचे आना तो चाहते हैं, लेकिन ये नीचे आ नहीं पा रहे, नीचे आ नहीं पा रहे, है ना? नीचे आना चाहते हैं। लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया एंड बिहेव एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, है ना? मैंने क्या लिखा था? मैंने सरफेस टेंशन का फिनोमेना क्या लिखा था? लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। देखिए ये मॉलिक्यूल नीचे आना चाहता है, ये भी नीचे आना चाहता है, लेकिन नीचे आना चाहता है ना, अपना एरिया सरफेस एरिया कम करना चाहता है, लेकिन ये कम नहीं कर पा रहा है। अगर ये कम नहीं कर पा रहा है तो ये कहां पे रहेगा? टेंशन में रहेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जो लगने वाला है वो डाउनवर्ड है, तो इसलिए टेंशन में रहेगा। आइए इसी से रिलेटेड एक चीज है सरफेस एनर्जी, उसी को अभी भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। सरफेस एनर्जी, सपोज कर लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, इस मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। मैं फिर से बोलो, मॉलिक्यूल ए को उठा के मॉलिक्यूल सी पे लेके आना चाहता हूँ। क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए ये -10 जूल है और ये है -5 जूल। मुझे -10 से -5 बनने के लिए 5 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। अगर मुझे 5 जूल एनर्जी देना पड़ा मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स। देखो ये मॉलिक्यूल को मुझे इस मॉलिक्यूल तक लेके जाना है अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, तो इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल तक लेके जाना है अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स। तो वर्क डन जो करूंगा मैं वो मेरा वेस्ट नहीं होगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। फिर से देखिए, इस मॉलिक्यूल को मैं इस मॉलिक्यूल तक लेके जाना चाहता हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल तक लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मुझे वर्क डन करना है
तो मुझे किसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि अंदर कौन से फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स। अगर मैं कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट काम करके यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड दैट एनर्जी इज नेवर वेस्टेड, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। ओके, दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी, है ना। तो फिर ये -5 का -10 बनने का कोशिश करेगा, ये -5 का -10 बनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, मतलब लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया, लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया, नीचे आ नहीं पा रहा है, नीचे ये आ नहीं पा रहा है। अगर ये नीचे आ नहीं पा रहा है तो ये हमेशा कहां पे रहेगा, टेंशन में रहेगा। Therefore, liquid minimizes its surface area and behaves as an elastic membrane under tension. This phenomena is known as surface tension on the basis of molecular theory. 4 मार्क का आता है ये आप लोग के एग्जाम में, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी डायग्राम बनाने का, ये 3 मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन कर देने का, एकदम सिंपल है सरफेस टेंशन। आई होप आपको सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल ए है, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 लग रहा है, क्यों, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, हर डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इफ दे विल कैंसल आउट ईच अदर सो द नेट फोर्स ऑन पॉइंट मॉलिक्यूल ए इज 0। तो मॉलिक्यूल ए में एकदम रेस्ट कंडीशन में, कहीं नहीं जाने का, उसको एकदम बढ़िया से घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेट्स से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -10 जूल, कुछ भी ले सकते हो, 50 ले लो, मेरा क्या जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -10 जूल। दूसरा मैंने मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल बी। अब मॉलिक्यूल बी मैंने लिया सरफेस फिल्म पे, सरफेस फिल्म जो फिल्म बनी रहती है ना वाटर बॉटल, उसके अंदर का एक मॉलिक्यूल था, हमने पकड़ लिया उसको मॉलिक्यूल। उस पे भी नेट फोर्स लगने वाला कहाँ पे, 0। देखो मैंने एरो के ऊपर थोड़ा सा लग रहा है, देखो ये ऊपर जो है थोड़ा सा लग रहा है, और नीचे इतना लग रहा है, तो इतना माइनस ना करो, फिर भी इतना मैक्सिमम लग रहा है। तो इसके ऊपर नेट मैग्नेटिक नेट फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से अब ये नीचे आना तो चाहता है लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा, तो ये कैसा रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। लेट्स से इसकी पोटेंशियल एनर्जी -7 जूल। अच्छा, ये -7 का -10 बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, मतलब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, मतलब लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया। हमने एक और पॉइंट ले लिया, मॉलिक्यूल सी, एक और मॉलिक्यूल ले लिया सी, वो कहां पे लिया हमने, फ्री सरफेस पे लिया हुआ है, फ्री सरफेस पे लिया हुआ है। तो फ्री सरफेस पे जो हमने मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे तो इतना मॉलिक्यूल थोड़ा ऊपर खींच भी रहा था, यहाँ पे तो इतना मॉलिक्यूल ऊपर खींच रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जितना भी फोर्स है सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल नीचे जाना तो चाहता है, मॉलिक्यूल मेरा नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है नीचे, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये नीचे जब जा नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, ये हमेशा बेचारा टेंशन में रहेगा। क्या, तो यहीं पे हमें मालूम पड़ता है कि सरफेस टेंशन इज मैक्सिमम एट द सरफेस, है ना। जो टेंशन मेरा मैक्सिमम होता है कहाँ पे होता है, सरफेस पे एकदम मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे मैं ऊपर चलते जाऊंगा मेरे को टेंशन का होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सरफेस पे एकदम मैक्सिमम होता है। लेट्स से हमने इसका अज्यूम किया पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल। ओके, तो ये -5 -10 बनने का कोशिश कर रहा है, ये -5 -10 बनने का कोशिश कर रहा है, मतलब ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, मतलब अपने एरिया को कम करने का ट्राई कर रहा है। लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया, ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया, सरफेस अपने मिनिमाइजेस एरिया को क्या कर रहा है, सॉरी अपने सरफेस एरिया का कर रहा है, मिनिमाइज करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। अगर ये कर नहीं पा रहा है तो इसका मेम्ब्रेन कैसा रहेगा, टेंशन, जैसा कि हमने बलून में बोला था, हवा भरते उसके मेम्ब्रेन में क्या जाता है, टेंशन हो जाता है। सो लिक्विड मिनिमाइजेस इट्स सरफेस एरिया एंड बिहेव्स एज एन इलास्टिक और स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, फिर इसके बाद आता है सरफेस एनर्जी। सपोज कर लीजिए ये मॉलिक्यूल को उठा के मैं इस मॉलिक्यूल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, इसका 10 है, इसका -5 है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, and that work done stored in the form of energy and that energy is known as surface energy। तो जो एनर्जी स्टोर है उसको एनर्जी, और सरफेस पे लिखा है इसलिए सरफेस एनर्जी। ओके, आई होप आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा और सरफेस एनर्जी भी समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा डीप में मेरी गारंटी कोई नहीं बता सकता, बहुत ही डीप में मैंने बताया है और एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताया। ओके, सो आपको जो कुछ भी समझ में आया होगा, आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में लिख लीजिए आपके हिसाब से, फिर उसके बाद जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन करिए। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल देके लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1 2 3, चलो इसको डिलीट करते हैं, इसको रफ करते हैं और एक डेरिवेशन करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। इससे पहले
हम सरफेस टेंशन का डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है लेटर टी से। टी इज इक्वल टू, टी का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या है इसका? m1L0 T⁻²। एक ही यूनिट है खाली पूरे चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में। ओके नाउ क्या होता है सरफेस टेंशन? सपोज कर लीजिए ये ऊपर का एक मैंने सरफेस लिया हुआ है ना, ये जैसा पानी भरते हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कैसा होता है सरफेस टेंशन का डायरेक्शन? टेंजेंशियल। कैसा होता है? टेंजेंशियल। ओके आइए सरफेस टेंशन का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन। सपोज कर लीजिए ऊपर का सरफेस वाला पार्ट है पानी का, है ना, हमें सरफेस के बारे में पढ़ना है, तो उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ मैंने किया। अब क्या होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए टेंजेंशियली, देखो है ना, देखो ऐसे क्या कर रहा है? टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ऐसे, देखो मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? जो मैंने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या बताया मैंने? यहाँ पे सुन लीजिए, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एक मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया है सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। देखो ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे परपेंडिकुलर। कैसा डायरेक्शन रहेगा सरफेस टेंशन का? टेंजेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर पंच लाइन। अब आइए डिस्कस करते हैं अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। काफी इजी डेरिवेशन है, वो फटाफट समझ में आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्या होता है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के में रिलेशन? सपोज कर लीजिए यहां पे मेरा एक वायर का फ्रेम है, लेट्स से PQRS। ओके ये वायर का फ्रेम है। क्या करिए आप इसको साबुन के घोल में ऐसे डुबा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक फ्रेम बन जाएगा, कुछ इस तरीके का फ्रेम बन जाएगा। ओके अरे बाबा देखो आप लोगों ने कभी चौपाटी वगैरह में देखो ना, ऐसे डुबाते जो इसका फ्रेम बन जाता है, उसमें फूंक मारते उससे बबल निकलता है। तो इसे एक वायर का फ्रेम है, इसको आप पानी के साबुन के घोल में डुबाइए और इसमें क्या हो जाएगा? एक फिल्म क्रिएट हो जाएगी। ओके अच्छा, सरफेस टेंशन PS पे नहीं लगेगा, QR पे नहीं लगेगा, PQ पे नहीं लगेगा, क्योंकि दीज आर द फिक्स पार्ट। PS, PQ और QR, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये सारे क्या है? मेरे फिक्स पार्ट है। दिस RS इज मूवेबल, दिस RS इज मूवेबल। ये मेरा RS क्या है? मूवेबल है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर ये मूव कर सकते हैं, अगर ये डायरेक्शन पर मूव कर सकते हैं, क्या सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में इस पार्ट खींचेगा? है ना? व्हाई? बिकॉज दिस RS इज मूवेबल। तो ये डायरेक्शन में सरफेस टेंशन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसे क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ, है ना? तो अच्छा, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू F/L। तो व्हाट इज दैट? F इज इक्वल टू TL, है ना? अब आइए देखते हैं एक चीज। सपोज कर लीजिए ये मेरा एक वायर का फ्रेम बनाया मैंने। ओके वायर का फ्रेम बनाया, ये अंदर सॉल्व लो, और इसको मैंने साबुन के घोल में डुबा दिया। ओके तो यहाँ पे क्या बन गया? एक फ्रेम बन गया। तो फ्रेम इस साइड भी बना है और इस साइड भी बना है, दोनों साइड देखो, इस साइड भी बना है और इस साइड भी बना है, दोनों साइड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सरफेस टेंशन यहाँ पे भी है और सरफेस टेंशन यहाँ पे भी, दोनों तरफ है। एक ये वाले पार्ट में और एक ये वाले पार्ट में। तो सरफेस टेंशन मेरा क्या है? दोनों तरफ है। क्या मैं T इज इक्वल टू F/L, तो F इज इक्वल टू 2 × TL लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों तरफ है। देखो ये इस साइड भी लग रहा है और पीछे साइड भी लग रहा है, जैसे हमने बुक के एग्जांपल में बताया, इस साइड भी लग रहा है, इस साइड भी लग रहा है ना। मुझे क्या करना है? ये RS को आगे मूव करना है। मैं RS को मूव करके इस पॉइंट तक लेके आया, लेट्स से R' एंड S'। लेट्स से इसका लेंथ मैंने L अज्यूम किया हुआ है और इसको घसीट के आगे मैंने DX लेंथ तक मैंने क्या कर दिया? आगे ले लिया। ओके अच्छा, क्या करना है मुझे RS को यहाँ पे खींच के ऐसे ले जाके आगे ले गया। मुझे वर्क डन करना पड़ेगा।
मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट होम दिस फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्केलर फॉर्म में बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कितना फोर्स ये यहाँ पे लगा रहा है, जितना फोर्स ये यहाँ पे लगा रहा है, तो वर्क डन हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। सो डी डब्ल्यू आएगा, देखो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है डी एक्स, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए छोटा सा वर्क डन, तो डी डब्ल्यू। फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स ये यहाँ पे खींच रहा है, देखो है ना, फोर्स इतने फोर्स से ये क्या कर रहा था, अंदर खींच रहा था, तो मुझे एटलीस्ट उतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे खींचने के लिए। तो फोर्स कितना लगेगा, 2TL है ना, फोर्स यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस किया है मैंने, dx जितना मैंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ना dw को कुछ इस तरीके से ही रखो, dw t को यहाँ पे रखी और यहाँ पे रखी 2L dx। नाउ दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, ऐसे अज्यूम करो, लेंथ ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा dx है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, चेंज इन एरिया, dw यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, dw इज इक्वल्स टू t, ओके, l इंटू एक्स क्या हो जाएगा, dA। अब सोच रहे हैं ये t कहाँ गया, दोनों साइड का एरिया ना, यहाँ का भी पीछे का भी, यहाँ का भी एरिया पीछे का भी, तो दोनों फोर्स से मिलाकर 2L dx दोनों साइड का एरिया, तो dw इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t dA। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, dw इज इक्वल्स टू t इंटू dA। So this is the relation between surface tension and surface energy, T and energy। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये एनर्जी सर वर्क डन कहाँ से है, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और से एनर्जी को हमने वर्क डन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन dw इज इक्वल्स टू tdA। 2 मार्क के लिए इसका डेरिवेशन आता है, एकदम सिंपल है, इजी है। ओके, यही डेरिवेशन अगर आप बुक में से थोड़ा इसका कंसिडरेशन वगैरह लिख लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन लिख लीजिए, आपको पक्का 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट थ्योरी किया हुआ, मॉलिक्यूलर थ्योरी, बहुत बार पूछा हुआ, इजी है, आराम से 1-2 बार जरा देख लेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आप यहाँ से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, 1 2 3, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट मार लिया। सो दिस इज माय लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, और सरफेस टेंशन का फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एकदम आराम से देखिए, कोई घाई मत करिए, वीडियो को 1 बार या 2 बार जरूर देखिए। एक बार एटलीस्ट नॉर्मल कंडीशन में देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए, और दूसरी बार इसको अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो 1.5 या फिर 1-2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, क्या जाता है। एटलीस्ट 2 बार देखिए, 2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा समझ में आ जाएगा। और पूरा देखिए, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड रहता है। शायद आप पहले देख रहे हो तो वो टॉपिक ना समझ में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे तो वो टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। ओके, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।